प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेटिव स्टडी पर। बिहार पुलिस के लिए सबसे शानदार सेट जो कि ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है जो कि ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन में ये आपको 9 जून को ये टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो उसका आंसर की और पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से अधिक प्रश्न लड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है। तो भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो जाता है, भारत की संसद और संविधान सभा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो याद रखना है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को ग्रहण किया गया। यहाँ करेक्ट आंसर हो गया संविधान सभा। संविधान सभा से बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और गारंटी के साथ एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर डिटेल में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने दिया था। तो एम.एन. रॉय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. रॉय। एक एक पॉइंट आप याद रखना है ना, आप नोट करते जाइएगा। संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो था बी.एन. राव। अब देखिए कमाल क्या, दोनों एक जैसा नाम है ना, और दोनों में कन्फ्यूजन होगा। एग्जाम में आपको कन्फ्यूज हो जाइएगा कि एम.एन. राय होगा या तो बी.एन. राव होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। इसको कन्फ्यूजन को दूर करना और याद हमेशा के लिए कैसे रहेगा, तो इसको ऐसे समझिए। देखिए, विचार पूछे ने तो संविधान सभा का विचार कहाँ करते हैं? मन में विचार करते हैं। तो संविधान सभा का विचार किसने दिया पहले? तो विचार मन में एम.एन. रॉय, ऐसे रिलेट कर लेना। विचार मन में एम.एन. रॉय। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लिए तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और याद भी रहेगा। ठीक है, तो विचार मन में करते एम.एन. रॉय हो गया, तो यानी कि विचार सबसे पहले किसने दिया? एम.एन. रॉय ने दिया। और संवैधानिक सलाहकार हो जाएगा बी.एन. राव हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक जो है भारतीय संविधान का जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसे अंगीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ठीक है, 1949 को। और यही जो इस दोनों के बीच जो डिफरेंस डेट है, तो यही जो संविधान बनने में जो समय लगा पूछा जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यहीं पर इसी का अंतर है। ठीक है, पहली बैठक और अंगीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। और 26 नवंबर से ही एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था ना। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और बात करते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या, देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान ये लागू कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से लिया गया? यानी कि स्वतंत्रता, समानता या तो बंधुत्व बोलते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया था, यानी फ्रेंच क्रांति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज फ्रांसीसी क्रांति पूछे कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1789 में हुआ था। ठीक है, अमेरिकी क्रांति कब हुआ था? 1775 में हुआ था। और बात करते हैं रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। चीनी क्रांति कब शुरुआत हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व है, तो ये फ्रांस से लिया गया। इसी तरह 3 शब्द है, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ये संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये तीनों शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष है ना। सेड से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, मिलान करना है संघ सूची में कितने विषय है और राज्य सूची में और संवर्ती सूची में कितने विषय है। तो ये बात है मूल संविधान में ना। मूल संविधान में जो संघ सूची में कितना विषय था? तो संघ सूची में 97 विषय था। ऐसे भी कॉमन सेंस लगा के संघ जो है, संघ ये बड़ा होता है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला कौन है? 97 है। तो वहाँ से भी आप यहाँ से हिंट थोड़ा सा ले सकते हैं। तो संघ में 97 प्रविष्टियाँ हो गया, 97 विषय था। और राज्य सूची में 66 विषय था और संवर्ती सूची में 47 विषय था ना। 3 का यहाँ पर बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है? तो 100 विषय है। और वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है? 61 विषय है। अब वर्तमान में बात करें संवर्ती सूची में कितने विषय है? तो 52 विषय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और एक प्रश्न यहाँ से ये याद रखना क्या कि जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, ये किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली ये किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली ये संबंधित है नीति और कार्यान्वयन से ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन भी हो सकता है, आपको लगेगा कि यहाँ पर ये आंसर होगा, लेकिन मेरे अनुसार से इसका आंसर के बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीति और
इसका कार्यान्वयन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना ये संभव है। तो राज्यसभा विधानसभा में कानून पारित करके, या तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके, या तो संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। तो देखिए, किसी भी राज्य का काटकर या तो नए राज्य का निर्माण करना, ये संसद के पास इसका पावर होता है, ठीक है। तो संसद होना चाहिए, संसद के पास है, और ये अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है, ठीक है। संसद के पास ये पावर होता है, यानी कि यहाँ पर इसमें से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया। तो बात करते हैं पहले कब निकाला गया, ठीक है, और उस समय कार्यकाल किसका था, वहाँ से आंसर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को कब, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में से हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आप देखें 1978 में किसका कार्यकाल था, इंदिरा गांधी की बात करें तो ये 1966 से 77 तक था, 1966 से 77 था। और दूसरी बार ये प्रधानमंत्री फिर बने थे 1980 से 84 तक, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, 80 से 84 तक। और ये क्योंकि बात है 1978 की। राजीव गांधी की बात करें तो 1984 से 89 तक इनका कार्यकाल था। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो 1979 से 80 तक था। और मोरारजी देसाई का कार्यकाल जो था, मोरारजी देसाई का ये बात करें, मोरारजी इनका था 1977 से 79, है ना, 1977 से 79 तक था, यानी कि 78 में हुआ था, यानी कि मोरारजी देसाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है, तो पहला क्या दिया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, ये सही है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये राष्ट्रपति को अधिकार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये गलत है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है ना। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनाओं, मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, और देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की बात कर लें तो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। यही राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति पूछे 161 में, ठीक है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो महान्यायवादी है अनुच्छेद 76 में। और सीएजी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। ये सब अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है ना। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व मिलता है वो जनसंख्या के अनुसार मिलता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है कि बिहार से लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा सीट है 40, ठीक है। राज्यसभा सीट पूछे तो 16 है। बिहार विधानसभा सीट की संख्या कितनी है, 243 है। विधान परिषद में 75 है, ठीक है। तो ये चारों याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहता है। बिहार से लोकसभा सीट 40 है और राज्यसभा सीट कितना है, 16 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, ठीक है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, ठीक है। तो ये है संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें है संसद जो है संविधान में मौजूद किसी भी मौलिक अधिकार को कम या खत्म नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकार के बारे में ये दिया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। और संविधान के मूल ढांचा की बात करें तो ये केशवानंद भारतीय और बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया, तो अनुच्छेद 343, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। संघ की राज्य भाषा जो सरकारी भाषा है हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया, अनुच्छेद 343। और संघ की भाषा पूछे किस भाग में, तो भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से आपको 343 से मिलता है अनुच्छेद 351 तक भाषा के बारे में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं भाषा की, तो भाषा संविधान में क्वेश्चन देखिए 2 तरह से आ जाता है। एक आता है क्या, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। एक तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषा इसमें जोड़ा गया, ठीक है। तो बाद में जो 8 भाषा जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है 8 भाषा जो जोड़ा गया था, पहला सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, 1967 में जोड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट भी होता है, याद रखना है। 1967 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषा को जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है। इसको याद रखना है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 4 भाषा जो बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये
3 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी? स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है पंचायती राज के। पंचायती राज नगर पालिका हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। ठीक, क्या क्या? जैसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं पंचायत और नगर पालिका, ये दोनों आपको यहाँ पर एक बार रिविजन करवा देते हैं। पंचायत और नगर पालिका, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो पंचायत को 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन। और पंचायत किस अनुसूची में इसको जोड़ा गया है? तो 11वीं अनुसूची में, और नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? 29 विषय है, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। पंचायत किस भाग में? तो भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि संवैधानिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कब लागू हुआ संविधान में? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को। और यही 24 अप्रैल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे टीबी वेंकटरामा अय्यर, है ना। टीबी वेंकटरामा अय्यर ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। करंट अफेयर में अभी याद रखना है आपको क्या? वर्तमान में अभी विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वो है दिनेश माहेश्वरी। इसका करेक्ट आंसर दिनेश माहेश्वरी वर्तमान में अध्यक्ष है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणियों में से उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण की और क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो इसमें क्या है? पहले आता है काराकोरम KL, है ना, याद रखना KLJP यानी काराकोरम, लद्दाख, और जे से हो जाएगा जास्कर, और पी से पीरपंजाल, है ना। KLJP याद रखना है, KLJP यानी कि काराकोरम पहले यानी 2 आएगा, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख आएगा 2 1, उसके बाद JP यानी कि जास्कर और पीरपंजाल, है ना। 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 2 1 4 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी ये शिवालिक श्रेणी का भाग है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, बात करते हैं क्या सोमेश्वर श्रेणी से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आएगा? बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सोमेश्वर किला है ना। सोमेश्वर पर्वत कहाँ है? ये सोमेश्वर किला कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण में। और सोमेश्वर जो चोटी है, सोमेश्वर श्रेणी की जो चोटी सबसे ऊंची चोटी है बिहार की, ये कितनी ऊंचाई है? 874 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, या तो उपर्युक्त में से एक से अधिक भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक, है ना, समुद्र की ओर फैली हुई है। यानी कि भारत का जो समुद्री तट है वो कितना? 12 नॉटिकल मील होता है ना। 12 समुद्री मील होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना? 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। समुद्र की गहराई किस में मापते हैं? फेदोमीटर से मापा जाता है। समुद्र के अंदर छुपी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगाज कोई का महत्व किस लिए? कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ये बोगाज कोई है कहाँ अगर पूछे तो ये कहाँ है? तुर्की में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है, महाजनपद और उसका राजधानी आपको मिलाना है। तो इसमें से जो आसान है आप उसको मिला लीजिए, उसके बाद ऑप्शन छांट के भी इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए, जब भी मिलान वाला दे तो आप कोशिश करिएगा, अगर कुछ नहीं भी जानते हैं तो आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं 1-2 छांट के ऑप्शन से। ठीक है, जैसे अंग की राजधानी आपको मालूम है चंपा है। ठीक है, और गंधार का तक्षशिला है। कहाँ है? गंधार का तक्षशिला है। ठीक है, तो अंग की चंपा बात किया, जैसे बी का 3, तो बी का 3 यहाँ है और बी का 3 यहाँ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी और सी नहीं होगा। ठीक है, और बात करते हैं गंधार का जो है तक्षशिला, यानी कि सी का 1। अब सी का 1 देखते हैं किसमें? तो सी का 1 देखिए यहाँ पर है ना, यानी कि 4 में नहीं है, डी में नहीं है, डी भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप जैसे मल्ल और वत्स का नहीं भी जानते हैं तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मल्ल की राजधानी क्या हो गया? तो कुशीनारा, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन वो था धनानंद, है ना। धनानंद की बात करें तो धनानंद ये सिकंदर का समकालीन था। कैसे समकालीन था? देखिए, धनानंद का जो शासनकाल था वो 329 BC से 321 BC था। ठीक है, और सिकंदर की बात करें, जैसे सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में, यानी कि BC में हुआ था, और इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि धनानंद के ये समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था धनानंद। ठीक है, तो
पॉइंट्स याद रखना है। सिकंदर का जन्म पूछ लिया जाएगा तो 356 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323। कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। धनानंद की बात करें तो ये नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसे ही हराकर है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया? तो धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नंद वंश का संस्थापक पूछे तो वो महापद्म नंद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो मगध का सम्राट ये बताया था किस? मगध का सम्राट बताया था किस में? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मगध स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका बी हो सकता है ना, रूमिन देई स्तंभ में। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या होगा कमेंट आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अशोक का नाम पूछे किस में है? अशोक का नाम पहले किस में मिलता है? तो मास्की अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अशोक से कई प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। जैसे सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने करवाया था। धामे का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। केसरिया स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। और जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है वो उसका निर्माण भी अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक कौन था? किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था ना। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? तो रुद्रदामन ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अभी 9 जून को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि सुदर्शन झील का मरम्मत जीर्णोद्धार किसने किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी संगम साहित्य और मिलिंद पन्हों और जातक कहानियाँ, है ना। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, तो ये सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को क्या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, इसलिए उसके एनालिसिस में मेरा टाइम पूरा जाता है, इसलिए थोड़ा आपको फास्ट करवा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और चीन अस्थाई सदस्य किसका है? तो सुरक्षा परिषद का, यूएनओ का सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य कितना है? 5 सदस्य। आपको याद कैसे करना है? देखिए अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है और फ्रांस है और रूस है। ठीक है, तो इसको याद रखना, एबीसी को फाड़ दो। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा यूएनओ के सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है या तो है, तो याद रखना 5 है ना। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, सी से हो गया चीन, और फ्रांस और रूस है। ठीक है, एबीसी को फाड़ दो तो ऐसे याद रहेगा आपको पांचों, है ना। एबीसी हो गया क्या? अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, और फाड़ दो यानी फ्रांस और रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, बाकी चीज़ें आपको कई चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन अभी क्या टाइम के कारण, जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर को ही यूएनओ का क्या यूएनओ संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो ये है आयन मंडल। इसका करेक्ट आंसर है आयन मंडल। देखिए पृथ्वी के जो वायुमंडलीय परत है उसको 5 भागों में बांटा गया। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद हो जाता है क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके ऊपर होता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल से क्या क्वेश्चन आएगा कि एक आता है कि सबसे निचली परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। और जो मौसम की सारी घटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होता है। और बात करते हैं क्या जो कि जेट विमान है या तो हवाई जहाज, ये किस में चलता है? समताप मंडल में चलता है। और बात करते हैं कि रेडियो प्रसारण का, ये आयन मंडल से संभव होता है। नेक्स्ट है बोस्टन बंदरगाह 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को बोस्टन टी चाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या है? तो भारतेंदु का सही संधि है भारत प्लस इंदु। नेक्स्ट है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है?
परतों की ओर, है ना, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर कौन सा सही है इसमें है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे ऊपर होता है सियाल, उसके बाद है सीमा, उसके बाद है नीफे। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा मतलब क्या हो गया सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे मतलब निकेल, और Fe हो गया नीफे यानी फेरस लोहा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ से प्रश्न क्या आता है महत्वपूर्ण, कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। ये याद रखना, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन है। तो यहाँ से याद रखना ऑक्सीजन, उसके बाद होता है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्युमिनियम, इसके बाद है लोहा, ठीक है। इसको याद रखना ACLO क्रम से याद रखना। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम आंसर होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा धातु कौन सा है, तो लोहा आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रचुर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन आंसर होगा, ठीक है। तो ACLO ये क्रम से याद रखना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए मेढक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2-3 प्रश्न और याद रखना क्या, कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है, तो मात्र 10% स्थानांतरित होता है। ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है यह सुमेलित है, तो गांधी युग का 1916 से क्या बोला, सही सुमेलित कौन सा है, तो 1916 से 47 ये गलत है, क्योंकि ये गांधी युग होता है 1919 से प्रारंभ होता है, ठीक है। और मोपाला विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1921 में हुआ था, ये भी गलत है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में, ये तो बात सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था, ठीक है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता द्वारा, ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इसी ने कहा था जनता का लोकतंत्र जो क्या है, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा है, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था, 1913 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए, गीतांजलि उपन्यास के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यह मेरा घर है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द है, तो ये क्या है, तो ये सर्वनाम है ना, तो रेखा यह घर और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम में आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर बताएं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कि तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे, है ना, तो ये हो जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि मात्रा अस्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, जब किसी पिंड की गति यानी कि बेग को दोगुनी किया जाता है तो उसमें क्या होता है, तुरंत दुगना हो जाता है। तो तुरंत में क्या, बेग का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर क्या है, उसका संवेग दुगना हो जाता है। संवेग में क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv होता है। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बोला, पिंड की गति यानी कि भी दोगुना करेंगे तो संवेग क्या होगा, संवेग भी दुगना हो जाएगा। तो ये तो सही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। बाकी गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको याद रखना है, हाफ mv² होता है, ठीक है, और हाफ mv² हो गया। अस्थितिज ऊर्जा का जो होता है mgh होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त कहाँ, तो महाधमनी एवं बाएं नीले में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है, तो यूरेनियम 235 है। पिच ब्लेंड किसका एस्क है, तो यूरेनियम का है। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में, उसके बाद झारखंड है। नेक्स्ट है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है, तो ये केरल में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये तो याद रखना ही है। फिर याद रखना क्या, सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। केरल से बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, ठीक है। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में। शांत घाटी कहाँ है, केरल में, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। मध्य प्रदेश से तमिलनाडु में मंदिर पूछा जाता है, जैसे बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर पूछेगा तमिलनाडु में, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय
व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था। तो ये मोरक्को का यात्री कौन था इसमें से? यहाँ पर इब्न बतूता, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। किसके समय भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। एक पुस्तक है इसकी जो पूछा जाता है, रेहला, रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से याद रखना है, क्या झारखंड में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? तो कुरुबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों ने किया था। वो कौन कौन से? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट से एक प्रश्न और याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, और लोकमान्य तिलक से याद रखना क्या इसको लोकमान्य कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है ना। और इनका एक मराठा और पत्रिका के संपादक कौन है? तो यही है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, गलत कथन को पहचानना है आपको। ठीक है, तो पहला क्या है, देखिए ये पूछा क्या, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या तो किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, तो ये सदस्यता भंग किया जा सकता है, ये सही है। ठीक है, पूछा गलत वाला, तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो तो उसको सदस्यता रद्द किया जा सकता है, ये भी सही है। वह दिवालिया हो तो रद्द दिवालिया हो तो रद्द किया जा सकता है क्या? तो ये दिवालिया यहाँ पर अब उसकी आयु 30 वर्ष की हो तो रद्द नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बोला क्या सदस्यता रद्द किया जा सकता है, तो ये दिवालिया तो रद्द किया जा सकता है। यहाँ पर डी आंसर होगा, है ना। 43 का क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि वह जब 30 वर्ष का होगा तो विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ बोला क्या भंग किया जा सकता है क्या? तो ये वाला आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा गलत कथन। ये है मतलब कि नहीं भंग किया जा सकता है ना। 30 वर्ष का है तो उसका तो होता ही है ना। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ 30 वर्ष है इसका, तो इसका भंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शीत युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो दो प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग होता है किसी शब्द के आरंभ में यानी पहले, उपसर्ग यानी कि आगे, है ना। उपसर्ग यानी आगे, शब्द के आगे आकर उसका अर्थ बदल देता है या तो नया शब्द बना देता है। ठीक है, तो ये होता है उपसर्ग। तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या बोला, सत्य नहीं है। तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ये सही है ना। आगे जुड़ता है ये स्टार्टिंग में। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यही तो गलत है। अंत में कौन जुड़ता है? प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय पीछे, ऐसे रिलेट कर लेना ताकि कन्फ्यूजन में ना होगा। प्रत्यय पीछे, प्रत्यय पीछे, प्रत्यय पीछे और उपसर्ग आगे, उपसर्ग आगे। ठीक है, और बस इतना ही तो याद रखना, उपसर्ग और प्रत्यय में यही चीज़ रखना है। उपसर्ग आगे, यही चीज़ परिभाषा इसका हो गया। अब प्रत्यय पीछे, प्रत्यय पीछे। ठीक है, ये अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ये सही है। इसे नया शब्द निर्मित होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो ये WBC जो रक्त में होता है, ये संक्रमण से लड़ना इसका मुख्य कार्य है ना, यानी रोग प्रतिरक्षा, ये है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। WBC की बात करें, इसका जीवन काल पूछा जाता है तो 13 से 20 दिन होता है, और 13 से 20 दिन। और RBC का जीवन काल पूछा जाता है तो 120 दिन होता है। ठीक है, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। RBC, WBC ये सब के निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में दिख रहा है क्या? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो नेफ्रोलॉजी ये किडनी से संबंधित है। देखिए दो चीज़ याद रखना है यहाँ, किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है। तो किडनी की इकाई जैसे नेफ्रॉन हुआ है तो वहीं से तुरंत दिमाग में आ जाएगा, नेफ्रोलॉजी बोलेगा तो किडनी से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का ए हो जाएगा ना, गुर्दा, यानी किडनी को ही बोलते हैं गुर्दा। ठीक है, तो ये नेफ्रोलॉजी हो जाएगा, यानी कि किडनी की इकाई नेफ्रॉन हो जाएगा और तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोबो में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोबो में हैदर अली को किसने हराया था? तो ये हराया था सर आयर कुट ने हराया था। नेक्स्ट है,
सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या तो डाकयार्ड, गोदी या डाकयार्ड किसको बोला जाता था मालूम? बंदरगाह को, है ना, होने का प्रमाण मिला है, तो ये लोथल से मिला है। यानी कि पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ है, तो वो कौन सा है? लोथल है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा भी गुजरात में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो कार जो है धारण करेगी, ये क्या धारण करेगी? तो कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी, ठीक है, कम गतिज ऊर्जा ये धारण करेगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, क्योंकि एम जो द्रव्यमान किसका, जैसे कि द्रव्यमान है इसका हो जाएगा ट्रक का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एम भी, तो ऐसे इसमें कम गतिज ऊर्जा कार का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो देखिए, धार्मिक अनुष्ठान पूछे या तो यज्ञ का उल्लेख पूछे तो ये यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेद की बात कर ले तो 4 वेद क्रम से याद रखना है। पहला वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है चौथा है अथर्ववेद। यानी सबसे आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो वो अथर्ववेद में, ठीक है। सभी वेद से एक एक प्रश्न और याद रखना क्या क्या। देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। संगीत का उल्लेख सामवेद में मिलता है। यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? तो ये दिया गया था आषाढ़ का एक दिन, है ना, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, लेक एरी जो खबरों में देखा गया था किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है? तो लेक एरी जो है ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा रेखा, ठीक है, सीमा रेखा से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या? मैक-मोहन रेखा। और रेड क्लिफ किसके साथ है? तो भारत और पाकिस्तान के साथ है। डुरंड रेखा पूछेगा किस देश के बीच है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। और कनाडा और जो अमेरिका है इसके साथ एक और है, कौन सा है? तो 49वीं समांतर रेखा पूछे तो किसके बीच सीमा रेखा है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। 38वीं समांतर रेखा पूछे किसके साथ है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी ये हरियाणा कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार दी है? तो मधुबनी पेंटिंग। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जामों में आया, तो याद रखना मधुबनी जो पेंटिंग है ये कहाँ की है, किस राज्य की है? तो बिहार की है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। और बात करें ये IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF और विश्व बैंक ये दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, है ना, इसका करेक्ट आंसर है कानपुर, है ना, पहले टेक्सटाइल मशीन का पार्क का घर बन गया कानपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या 59 में कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, है ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI जो है इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। नेक्स्ट है, कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी बन गया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी ये बना है मिजोरम की राजधानी आइजोल। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दीव, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या पूछा है? अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बना दीव। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कवाल टाइगर रिजर्व
ये किस राज्य में स्थित है? कवाल टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में? तेलंगाना में है। इसका करेक्ट आंसर तेलंगाना में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुआ था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी है ना, दिबांग नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। दिबांग घाटी पूछे कहाँ, तो वही अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा? आयुष्मान मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम, तो निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम है आयुष निवेश सारथी। नेक्स्ट है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जब भी आए तो आंसर दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? देखिए आपको याद करवाए थे सभी विटामिन के रासायनिक नाम, जैसे मुख्य विटामिन क्या? ए बी सी डी और ई और के, ठीक है। तो आपको याद करवाया था क्या? रथ पर एक टॉफ़ी, पर साइलेंस रहेगा, तो रथ एक टॉफ़ी, जैसे आया टोकोफेरोल यानी कि टॉफ़ी, ये है यहाँ पर टॉफ़ी, ठीक है। तो इससे आपको टॉफ़ी यानी कि ये आ रहा है कहाँ? ई, टॉफ़ी, लास्ट वाला दो ई और के, यानी टोकोफेरोल क्या हो जाएगा? विटामिन ई का हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, फिर से समझिए, देखिए आप रथ, इसका क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का है थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल, और ई का क्या है? टोकोफेरोल, और विटामिन के का क्या है? फिलोक्विनिन, ठीक है। तो इसे याद रखना, रथ एक टॉफ़ी, जैसे आपसे पूछा जाएगा एक मतलब कैल्सीफेरोल, तो दिमाग में क्या आएगा? एक, है ना, यहाँ से दो दो करके याद रखिएगा। रथ एक, एक कहाँ आ गया? को आ गया डी पर, है ना, तो कैल्सीफेरोल, डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरोल। टॉफ़ी तो लास्ट में मान के चलिए फिलोक्विनिन पूछा गया, फिलोक्विनिन किसका है? तो लास्ट में आ रहा है टॉफ़ी यानी के, है ना, के का रासायनिक नाम है। तो रथ एक टॉफ़ी याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल और के का फिलोक्विनिन है। यहाँ पर आंसर हो गया डी, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि विटामिन ई, ठीक है। और सभी से याद रखना है, ये रासायनिक नाम हो गया। और पूछा जाता है बीमारी, जैसे कि रतौंधी किस विटामिन कमी से? विटामिन ए के कमी से होता है। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। और रिकेट्स रोग विटामिन डी के कमी से होता है। और नपुंसकता या तो जनन शक्ति में कमी विटामिन ई के कमी से होता है। रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के कमी से होता है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो कासिमिर फंक ने किया था। कब? 1912 में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? तो यूरिया बनता है यकृत में, ठीक है। यकृत में यूरिया बनता है। और पूछा जाए कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त जो होता है स्त्रावित, पित्त का स्त्रावित ये कहाँ से होता है? तो ये यकृत से ही होता है, ठीक है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। पित्त निकलता है यकृत से, पित्त जमा होता है यकृत में। इस टाइप के यकृत से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। यकृत को पहले क्या, इसी को लीवर या तो इसी को जिगर बोला जाता है, ठीक है। पूछेगा क्या? विटामिन ए शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में ही संग्रहित होता है, ठीक है। और भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में ही संग्रहित होता है। हेपेटाइटिस रोग, जॉन्डिस रोग, ये सब होता है कहाँ? तो यकृत यानी लीवर को ही प्रभावित करता है। सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किस अंग की होती है? तो यकृत का ही होता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन क्या है? तो उत्तक संवर्धन है क्या मालूम? अब यहाँ पर देखिए दिया कि जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी या जापानी संस्कृति। तो देखिए या तो एक विशेष प्रकार की सर्जरी को दिया गया नाम। तो उत्तक संवर्धन है क्या? देखिए पहले उत्तक संवर्धन क्या है ये समझिए। देखिए उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधे के उत्तकों या तो कोशिकाओं को कृत्रिम माध्यम से उगाकर नया पौधा विकसित किया जाता है, ठीक है। तो नया पौधा विकसित किया जाता है, ये है उत्तक संवर्धन। तो ये जो जापानी संस्कृति लिखा है ये तो नहीं होगा आंसर किसी भी कीमत पर। एक विशेष प्रकार की सर्जरी का नाम ये भी तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। और ये भी तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तकों या तो कोशिकाओं को कृत्रिम माध्यम से उगाकर नया पौधा विकसित करना है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है ना। निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर तना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पौधों में जो जल का वहन कौन करता है? तो जाइलम करता है, ठीक है। कौन करता है? जाइलम। और भोजन का वहन कौन करता है?
तो फ्लोएम करता है, ठीक है। और ये जटिल उत्तक है दोनों, ठीक है। याद कैसे रखना, जल जाइलम और भोजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फूड, ठीक है। तो फूड फ्लोएम, ताकि आपको याद रहेगा, जल जाइलम और फूड फ्लोएम, ठीक है। और पौधों में जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, भोजन होता है, किस रूप में संग्रहित होता है, तो स्टोर्च के रूप में होता है। जैसे कि मानव में होता है ना ग्लाइकोजन के रूप में, तो उसी प्रकार पौधों में जो स्टोर्च के रूप में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है सिल्वर आयोडाइड, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद करने होने से रोकने के लिए मौजूद होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपास्थि के छल्ले, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं, इस बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या तो नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं, ये सही है। पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। और पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, ये गलत है, सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 1 और 2 सही है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है ना, 78%। नेक्स्ट है, जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रेयॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो रेयॉन क्या, यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। तो चेरनोबिल ये घटना ये है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का ये परिणाम है, ठीक है। चेरनोबिल की दुर्घटना ये कहाँ हुआ था, तो ये यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। चेरनोबिल जो है ना परमाणु संयंत्र है, ये चेरनोबिल थी वहाँ पर है, कहाँ, यूक्रेन में। नेक्स्ट है, वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में, तो हेलियोफाइट्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड ग्रंथि को ही अबटू ग्रंथि कहा जाता है। और जो होता है ना कि गले में जो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जो होता है, तो किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो ये थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। तो बैक्टीरिया के कारण होने वाला इसमें टीबी है ना, क्षय रोग, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो बैक्टीरिया की यानी कि जीवाणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने किया था। वायरस की खोज किसने किया था, इवानो वास्की ने किया था। नेक्स्ट है, 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। तो ये भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 में क्या, 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है देशबंधु चित्तरंजन दास, है ना, देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास से याद रखना क्या क्या मालूम, जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। बिहार में जो 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था, तो ये चित्तरंजन दास ही थे, ठीक है। और रही बात उस असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ये भी याद रखना है। असहयोग आंदोलन फिर स्थगित कर दिया गया था, किसके कारण, तो चौरी चौरा घटना के कारण। नेक्स्ट है, हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे। तो पहली बार ये गांधी जी से मिले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये मिले थे, है ना। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसे ही लखनऊ समझौता कहा जाता है। इसी में कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल का मिलन हुआ था, ठीक है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो अंबिका चरण मजूमदार था। रही बात जवाहरलाल नेहरू से, तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष था कौन, जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उस स्थिति को क्या कहते हैं, जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राजकोषीय प्रोत्साहन कहलाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का पहले नाम क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था। नीति आयोग के करंट अफेयर में याद रखना आपको, देखिए नीति आयोग क्या है, NITI, इसका फुल फॉर्म क्या आता है,
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अभी वर्तमान में करंट अफेयर में याद रखना है कौन उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो गया। और सीईओ कौन है? तो सुब्रमण्यम है, सीईओ सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है? मतलब किसका उपयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। विश्व विकास जो रिपोर्ट में है किस चीज़ का इसमें उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल किया जाता है। किसी देश का प्रति व्यक्ति आय का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बैंकों के बैंकर के रूप में देश अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे? तो ये जाना जाता है आरबीआई को, है ना। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई जो पूछेगा कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, साख नीति कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को हुआ था। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख था। आरबीआई का वर्तमान अभी गवर्नर कौन है? 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट है जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है ना, अनुभव करता है। तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। और ये जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, न्यूटन ने कितने नियम दिया था गति का? 3 नियम दिया था। तो ये हो गया पहला नियम। क्या है? कोई वस्तु अगर अस्थिर है तो अस्थिर में रहना चाहती है, गति में रहना चाहती है। दूसरा नियम से क्या? तो बल का व्यंजक प्राप्त हुआ था। बल बराबर क्या हुआ था? कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक है, और बल की परिभाषा प्राप्त हुआ था पहले नियम से। और तीसरा नियम क्या है न्यूटन का? तो कोई मतलब प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जमीन से 20 मीटर की ऊंची पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की अस्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? तो ये जो ऊपर अस्थिर रखा है ये फॉर्मूला आएगा अस्थिर ऊर्जा में mgh। ठीक है, तो mgh मास कितना दिया हुआ है? तो ये द्रव्यमान दिया हुआ 10 kg, g का मान दिया हुआ 10 और h ऊंचाई कितना दिया हुआ? 20 मीटर। ठीक है, तो mgh फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए 10 गुना 10 गुना 20 कितना हो जाएगा? 2000 जूल होगा। यानी कि 2000 जूल, यानी ऊर्जा कैसा मात्रक जूल होता है, ऊर्जा और कार्य दोनों कैसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो 2000 जूल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 किलो जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बैग में 4, 5 और 8 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के दिए हुए हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ है कितना? 432 रुपये दिया हुआ है। तो रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों में क्या पूछा जाता है? तो रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब कितने रुपये के सिक्के की संख्या ये नहीं पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है। यहाँ पर पूछा क्या? 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है। ठीक है, तो 5 रुपये वाला सिक्के की संख्या देख लेते कितना है। और ये मूल्य कितना टोटल? 432 रुपये, ये ध्यान रखना है ना। 432 रुपये इसका मूल्य। ठीक है, मूल्य 432 रुपये। यहाँ पर मूल्य निकालते हैं। देखिए अनुपात 4 का क्या? 1 रुपया वाला 4 यानी कि 4 रुपया हो गया। और अनुपात 5 जो 2 रुपया वाला है तो टोटल कितना? 10 रुपया हो जाएगा। और 8 जो है 5 रुपये वाला अनुपात है तो 40 रुपये ये हो जाएगा। तो 40 और 10 50 और 4 54। ठीक है, और 54 बराबर कितना दिया हुआ था? कितना? 432 दिया हुआ था ना, 432। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे तो ये 432/54 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 1 का मान। अब पूछा 5 रुपये वाले सिक्के का जो है वो कितना होगा? तो 5 वाला सिक्का कितना है? अनुपात 5 है, तो गुना 5 से कर देंगे, गुना 5 कर देंगे। तो इसको काटिएगा 18 से ये कटेगा, 18 54, इसको काटेंगे 18 दूनी 36 और 18 चौक 72 और क्या कटेगा? 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24। तो ये क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40 है ना, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या था? एरर था। यहाँ 5 रुपये वाले सिक्के के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्कों की संख्या 40 है। नेक्स्ट है 5 के पावर 13 है और 5 के पावर 12 और ये दिया हुआ है, तो गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगा? इसमें कैसे निकालते हैं? इसको कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन क्या आएगा? सबसे छोटी जो रहेगा 5 के पावर 10 कॉमन आ जाएगा। तो फिर 5 के पावर कितना बचेगा? यहाँ 3 बचेगा, है ना। तो 3 यानी कि 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 की क्यूब 125 हो जाएगा। फिर यहाँ 12 है, 10 कॉमन लिए थे, 2 बचेगा, 25 25 हो जाएगा। और यहाँ 1 होगा 5 और यहाँ 5 के 10 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 105 और 125 और 25, 150 और 6 156, यानी कि 5 पावर 10 गुना 156 है। ठीक है, अब इसको क्या गुणनखंड निकालने के लिए पहले इसको तोड़ेंगे। ठीक है, 5 के पावर 10 तो है और 156 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 13। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? तो 4 3 12 होता है, 2 के पावर 2 और गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया? आपको 5 के पावर 10
सब गुणनखंड में टूट गया ये, और गुना 13। तो इसको गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो पावर में रहता है ना उसमें एक बढ़ा के गुना करते जाते हैं। तो 3 के पावर क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं तो 1 दे देना है, ठीक है। और यहाँ 13 के पावर कुछ नहीं तो 1 दे देना है। अब इसको बढ़ा के सबको गुना कर देना है। जैसे 5 के पावर यहाँ 10 है तो यहाँ लिखेंगे 11, और 2 के पावर 2 है तो 2 पावर में 2 है तो यहाँ लिखेंगे 3, है ना, 2 से 1 बढ़ाकर। यहाँ पावर में 1 है तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पावर में 1 है तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 1 33, 33 दूनी 66, 66 दूनी 132, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मेधा ने बाइक द्वारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 81 किलोमीटर चलता है, और साइकिल द्वारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 किलोमीटर चलता है, और कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 270 किलोमीटर चलता है। पूरी यात्रा के लिए इसकी औसत गति क्या है। औसत गति यानी औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो औसत चाल पूछता है तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ पहले ये देख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जैसे 81 किलोमीटर चला, फिर 12 किलोमीटर चला, 45 किलोमीटर चला, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये जो है 81 किलोमीटर और 12 किलोमीटर और 270 किलोमीटर, है ना, इतना। तो ये जब तीनों ऐड करिएगा, देखिए यहाँ पर ऐड करिएगा तो यहाँ 3 आएगा, और 8 7 15 और 1 16 और 2 1 3, 363 आ गया, ठीक है। 363 टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना होगा, तो टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे 27 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 81 किलोमीटर चलता है, तो समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना 81 है, तो इसका समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल यानी कि 27 या 81 यानी कि 3 होगा इधर, ठीक है। पहला का 3 होगा। फिर यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ होगा 6 दूनी 12, 2 घंटा हो जाएगा। और यहाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा 270 में चलता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा कितना से, 6 से, है ना, 45 गुना 6 करिएगा 270 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल जो टाइम हो गया 3 2 5 और 6 11, तो 11 इसका हो गया घन समय। तो टोटल डिस्टेंस बटे टाइम हो गया, 11 से इसको काट दीजिए, 11 33 और फिर बचेगा 3, 11 33 यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर इतना दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3 ABC बराबर क्या होगा। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर 2 फॉर्मूला का यूज होगा, तो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा क्या है, इसका इतना बराबर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो इसका निकालने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ये दिया हुआ है। फिर आपको चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये नहीं दिया हुआ है। और ये जो ए माइनस बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये दिया हुआ है। कैसे, इसको माइनस कॉमन लीजिएगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है ए बी बी सी और सी ए, ये दिया हुआ है। तो हमको ये निकालना, पहले ये निकालेंगे तो आंसर बन जाएगा। तो ये निकालने के लिए फिर एक फॉर्मूला का यूज होगा। तो ये किस फॉर्मूले में आता है, तो ये फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आसानी से आप समझ पाइएगा। ये दोनों फॉर्मूला जैसे लगाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ से ए फॉर्मूला से क्या, ये वाला निकाल लेंगे चीज़ें, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ यहाँ, और ए प्लस बी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान यहाँ दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा ना आसानी से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 11 का होल स्क्वायर कीजिएगा 121, और यहाँ 2 गुना ये 28 दिया हुआ है, ये इसका मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ 28, तो 28 दूनी 56, 56 इसमें से घटा दीजिए, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 121 में से 56 घटा दीजिए तो 65 आ जाएगा, है ना। तो 65 यहाँ पर इसका मान निकल गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 65 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर बैठाइएगा, जो फर्स्ट वाला बताया था ना कि इसका जरूरत है, तो 65 और ये माइनस कर देंगे, ये है ना, इसको माइनस को में लीजिएगा तो ये वाला आएगा 28, तो 65 माइनस 28 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। 37 और ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ 11, यानी कि 11 गुना हो जाएगा क्या 37, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 11 गुना 37 करिएगा तो क्या आएगा 11 गुना 37। अब इसको गुना करिएगा जैसे 11 7 77, लास्ट में 7 आ रहा है, 7 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऐसे भी आंसर लगा के आप 100% कन्फर्म निकल सकते हैं, ठीक है। फिर भी गुना कर लीजिए आप, 11 7 77, बाकी 7 11 33 और 7 कितना होता है 40, है ना, 407 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 2 फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट था, तो वो दोनों याद रखेंगे, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट है, एक आदमी जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय
35% बढ़ जाती है, यदि उसकी 35% आय बढ़ जाती है तो उसका खर्च इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ठीक है, या तो घट जाएगी, ये पूछा है। तो बात कर लेते हैं। देखिए उसकी आय मान के चलिए 100 रुपया है, ठीक है, तो उसका खर्च कितना है 80 रुपया, बचत कितना है 20 रुपया, ठीक है, खर्च 80 कर दिया तो बचत 20। अब क्या बोला 35% आय बढ़ जाती है, यानी कि 135 इसका आय हो गया, और उसका खर्च जो है 37.5% बढ़ जाता है। 37.5 का मान कितना होता है 3/8 होता है ना, 3/8 होता है, तो बढ़ जाता है, यानी कि 11/8 हो जाएगा। तो यानी 11/8 80 का करेंगे, 11/8 कितना हो जाएगा, 8 दें 80 और यानी कि 11 दें 110, यानी 110 हो गया, ठीक है। तो जैसे 110 हो गया उसका खर्च बढ़ गया, तो अब बचत कितना होगा, तो देखिए ये है आय और ये है खर्च, तो 135 में 110 घटा देंगे तो 25 उसका खर्च होगा, ठीक है। तो खर्च क्या हुआ, देखिए पहले था 20 अब हो गया 25, तो वही पूछा खर्च कितने प्रतिशत उसका बचत जो है, ये बचत है ना, ये बचत है, खर्च तो ये वाला है ना, तो बचत कितना बढ़ गया, तो पहले था बचत 20 अब हो गया 25, यानी कि 5 बढ़ा है, 5 बढ़ा कितना 20 पर बढ़ा है, ठीक है, गुना 100 करिए तो 5 चौक 20 और 4 से इसको काटिए 25 बार में, तो 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जब 3 पासों को एक साथ फेंका जाए तो अंकों का योग 16 आने की प्रवृत्ति क्या है। तो 3 पासा जब फेंकेंगे ना, तो 3 का जब फेंकेंगे तो देखिए उसमें पासे में कितना होता है 6 फलक होता है, तो यहाँ पर 3 गो है तो 3 6 का क्यू हो जाएगा, टोटल जो इसकी संभावना होगी 216 होगा, ठीक है। और 16 योग उसका 16 आने की, तो 16 और योग है 16 आने की संभावना पूछा है, तो योग 16 आने की संभावना जो है वो 6 बार आएगा, है ना, 6 मतलब 6 इसका योग 3 पासों पर उसका फेंका जाए तो उसके अंकों का योग 16 आने की संभावना क्या होगी, तो इसका होगा 6 बार होगा योग उसका, तो 6/216 यहाँ पर होगा, तो यहाँ 1/36 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, यदि घनाभ बॉक्स के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल, आसन फलकों का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे लंबाई चौड़ाई है ना, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई, ये होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि LB ये दिया हुआ है, यहाँ BH दिया हुआ है, यहाँ HL दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा L² + B² मतलब L² × B² × H² है ना, ये हो जाएगा। तो इसका पूछा क्या आयतन, आयतन क्या होता है L × B × H होता है, यानी कि इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आयतन, ठीक है। तो ये इसका वर्गमूल अगर निकाल देते हैं तो ये 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 729 का होता है 27 होता है ना, 27 हो गया, और 529 का कितना होता है, तो 23 होगा, और इसका 289 का कितना 17 होगा। ये हो गया L B और H आ गया, ठीक है। ये वर्गमूल निकालें यानी L B H आ गया, ये आयतन आ गया, इसको गुना कर दीजिएगा, ये आयतन निकल जाएगा। गुना करते हैं 7 21 21, यहाँ 1 आया, 1 7 7, अब 7 देखिए इकाई अंक में 7 आना चाहिए, यहाँ ऑप्शन नंबर एकमात्र एक यहाँ ए में दिया हुआ है 7, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि निश्चित कार्य को करने के लिए x और y कुशलताओं का अनुपात 5:7 है, x और y मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा करता है, तो अकेले x कार्य शुरू किया और 42 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, तो y कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिए पहले कार्य टोटल है कितना, इसकी कैपेसिटी 5 और 7 कितना 12, दोनों मिलकर 70 दिनों में करता है, यानी कि 12 × 70 कितना होगा 62 84, ये टोटल काम है 840। अब क्या बोला x काम शुरू किया और 42 दिन तक काम किया, तो 42 दिन तक काम किया कौन a, यानी कि अनुपात 5, 42 × 5 करेंगे कितना आएगा 210, ठीक है। किसी को भी 5 से गुना करना है ना, आधा करके शून्य बैठा दीजिए, 42 का आधा 21 है, शून्य बैठा दिए, यानी 42 × 5 कितना हो गया 210 हो गया। अब क्या होता है 21 चौक 84, यानी 81 63, यहाँ पर कितना होगा 6 से 30, इसको माइनस करिएगा तो 630 आएगा, ठीक है। तो 630 अब बोला क्या कि ये b जो शेष सब बचा काम 630, तो ये y कितने दिन में करेगा, तो y कितना है अनुपात 7 है, तो 630 अब बटे 7 कर दीजिए, तो यहाँ 7 × 63 यानी 90 दिन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद दिया हुआ है 19 और 17वां पद है 96, तो इसका 25वां पद क्या होगा, तो देखिए nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस सूत्र होता है a + n - 1 × d होता है, ठीक है, nवां पद। तो छठा पद जो है तो क्या होगा a + n - 1, यानी कि 6 में से 1 यानी 5 d बराबर कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, और उसी प्रकार a प्लस 17वां दिया हुआ है 17वां, यानी कि 16 d यहाँ पर हो जाएगा, ये बराबर दिया हुआ है कितना, तो 96 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करके यहाँ का d का मान निकाल लेंगे, जैसे कि ये समीकरण को घटा देंगे ये वाला, तो a से a कट गया और 16 में से 5 d चला गया तो 11 होगा, ठीक है, 11 d, अब बराबर 96 में से 19 चला जाएगा, तो 96 में से पहले 20 घटा दीजिए तो कितना 76 हो जाता है, ठीक है। तो 76 20 घटा दिए, लेकिन घटाना चाहिए था 19, यानी कि 77 होगा,
ठीक है। तो 77 यहाँ पर 96 में से 19 घटाएंगे 77 होगा। अब 11 से इसको काटेंगे तो डी का मान कितना आ गया, 11 सती 77 होगा, ठीक है। तो 11 सती 77 यानी डी का मान आ गया 7 आ गया। डी का मान जैसे 7 आया तो ये वाला समीकरण में अब डी का मान रखिए तो ए का मान निकल जाएगा। तो डी का मान 7 है यानी 7 पच्चे 35 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 5D है यानी कि 7 पच्चे 35 यानी 35 में ये 19 में 35 घट जाएगा। तो 19 में 35 जैसी घटेगा तो कितना आएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 19 में 35 घटाना है तो 19 और कितना हो जाएगा 16, है ना। 19 और 16 35 होता है यानी -16 होगा, ठीक है। ए का मान आ गया -16 और डी का मान आ गया 7। अब पूछा 25वां, तो 25वां निकाल देंगे। तो 25वां क्या है, अब ये वाला खाली आपको याद रखना है, ए माइनस क्या है, ए बराबर क्या होगा -16 हो गया और डी का मान है 7, ठीक है। अब निकालते हैं 25वां। तो 25वां क्या होगा, 25वां होगा ए, है ना। 25वां हो जाएगा ए प्लस 24D, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है -16 अब प्लस 24D यानी 24 छक 44 से 24 सती 68 से 168, ठीक है। अब 168 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 152 आएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोसेक के पावर 4a और माइनस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ टी है ना, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ टी होना चाहिए ना, कोट, ये कोट स्क्वायर है माइनस कोट के पावर 4 प्लस कोसेक स्क्वायर ए का सरलीकृत मान क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। कैसे होगा 0, देखिए इसको आपको ये मालूम है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी ए भी बोलिए तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसको जो है आप लिख सकते हैं, देखिए जैसे जैसे बता रहे हैं आपको समझते जाइए, आप कॉपी में नोट करें। यहाँ क्या स्पेस कम होने के कारण थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा था, लेकिन आप कॉपी में नोट करिएगा, समझ जाइएगा आसानी से। इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर 4, अभी सिर्फ इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कोसेक के पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर है, यहाँ पर लिखेंगे क्या कोसेक स्क्वायर ए पर, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर होगा यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। इसको आप लिखिएगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोट के पावर 4 हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 कोट स्क्वायर है 2 कोट स्क्वायर है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इसका मान हो गया सिर्फ ये वाला, इसका मान केवल कोट कोसेक के पावर 4 ए का मान हो गया ये, ठीक है। और इसमें एक कोट स्क्वायर माइनस दिया हुआ है तो 2 कोट स्क्वायर है, यहाँ एक माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 1 कोट स्क्वायर बचेगा ये, ठीक है। एक बार यहाँ क्लियर से लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 1, इसका इसमें जो है बचेगा 1 प्लस कोट के पावर 4a और प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना, यही बचेगा, ठीक है। 1 के पावर कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बचेगा। और इसका बात करें तो ये माइनस में ये जाएगा, कोट के पावर 4 है ना, ए लिख दीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसको है ना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर इसको माइनस में करेंगे तो 1 अब माइनस कोट स्क्वायर ए होगा, ठीक है। आप देखिए कोट स्क्वायर ए कट गया, कोट के पावर 4 यहाँ प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में कट गया, ये -1 है, ये +1 यहाँ कट गया यानी कि 0 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सेट नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 3 का पूरा 100 क्वेश्चन जो होता है पूरी अच्छी तरह से डिस्कशन करवा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।